केमिस्ट्री क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें 6 बताया गया था। आज हम आगे पढ़ेंगे। आज का पहला प्रकार है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया उस अभिक्रिया कहते हैं जिसको होने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, कि जिस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो, आवश्यकता हो, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश यहाँ पे किसका है? सूर्य का। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड एक यौगिक है, जब इसको धूप में रखेंगे सूर्य के प्रकाश में, तो ये क्या होता है, अपघटित होकर के सिल्वर को अलग कर देता है और क्लोरीन को अलग कर देता है। इसको कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप का मतलब होता है अलग होना। अवक्षेपण अभिक्रिया होता है क्या है कि हम एक यौगिक लेंगे जो विलयन के रूप में रहेगा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक विलयन है और सिल्वर नाइट्रेट ये भी विलयन है। जब सिल्वर नाइट्रेट के घोल में सोडियम क्लोराइड को डाला जाता है तो इनके बीच में रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन के बाद अभिक्रिया के बाद सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होती है जो ठोस के रूप में रहता है और वो जाकर के नीचे बैठ जाती है। ये संकेत बताता है नीचे बैठने। और साथ में एक यौगिक प्राप्त होता है जिसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। तो इसका मतलब हुआ कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद में ठोस पदार्थ विलयन से अलग हो जाता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ विलयन से अलग हो जाती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद है उपचयन अभिक्रिया। एक होता है उपचयन अभिक्रिया और एक होता है अपचयन अभिक्रिया। उपचयन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, कंडीशन लिखा रहे हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या फिर हाइड्रोजन की कमी होगी, दोनों में से कोई एक शर्त, ऑक्सीजन बढ़ेगा या फिर हाइड्रोजन घटेगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कॉपर, अगर कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कॉपर में अभी कारक की तरफ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब इसमें अभिक्रिया हुई तो उस अभिक्रिया में कॉपर जुड़ गया। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें पहले से ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के पश्चात ऑक्सीजन मिल चुका है। तो यहाँ पे कॉपर उपचयित हो रहा है। यहाँ कॉपर उपचयित हो रहा है। तो फाइनली हम जाने कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कॉपर, जब इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड। आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल गया। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो तत्व है उस तत्व को बोलेंगे कि इसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है, मीन्स ये उपचयित हो रहा है। इसी का दूसरा रूप देखेंगे अपचयन अभिक्रिया। रिडक्शन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। इसी का ये अपोजिट है कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जिंक ऑक्साइड।
और जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक अलग हो जाता है और यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोग कि जिंक के साथ ऑक्सीजन है जो जिंक ऑक्साइड है और उत्पाद में केवल जिंक है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन पहले रहेगा लेकिन अभिक्रिया के बाद अगर ऑक्सीजन हट जाता है तो वो अपचयन है, और अगर ऑक्सीजन पहले से नहीं है और अभिक्रिया के बाद अगर जुड़ जाता है तो इसका नाम होता है उपचयन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ेंगे। इसके बाद है उपचयन अपचयन, जिसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि दोनों घटना होती है, उपचयन का भी काम होता है और अपचयन का। जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ उपचयित होगा और एक पदार्थ अपचयित होगा उसे कहते हैं उपचयन अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड में पहले से ऑक्सीजन है लेकिन जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन हट चुका है, तो जब ऑक्सीजन हटता है तो उसका नाम होता है अपचयन। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन में पहले ऑक्सीजन नहीं था लेकिन जब अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ चुका है, तो इसका नाम होता है उपचयन। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ उपचयित होगा जबकि एक पदार्थ अपचयित होगा उसे कहते हैं उपचयन अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। लास्ट का दो पॉइंट है, एक है संक्षारण और एक है विपरीत गंधिता। दोनों समझिए। संक्षारण कहते हैं कि कोई भी पदार्थ हो अगर उसको खुली अवस्था में लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो वो अपने आसपास के चाहे ऑक्सीजन हो, अम्ल हो या आर्द्रता हो उनके साथ वो संपर्क में रहती है और उनके साथ रहने के कारण वो उससे अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया के बाद उसके ऊपर एक पतली सी परत जम जाती है और इसी परत जमने का क्रिया का नाम होता है संक्षारण। कि जब किसी पदार्थ को लंबे समय तक खुली अवस्था में छोड़ दिया जाता है तो अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अम्ल, आर्द्र या वायु उनके साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक पतली सी परत बिठा देती है जिसे संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना, अगर लोहा को लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो वो अपने आसपास के वातावरण रहने के कारण अपने ऊपर एक परत बिठा देती है। दूसरा पॉइंट है विपरीत गंधिता। ये रिलेटेड होता है खाद्य पदार्थ से, कि जो भी खाद्य पदार्थ हो चाहे वो तेल से बना हो, वसा से, डालडा, चर्बी वगैरह से बना हो, तो जितने भी वसीय पदार्थ हो या तेल युक्त पदार्थ हो अगर उसको लंबे समय तक खुली अवस्था में छोड़ दिया जाता है तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है उसका टेस्ट और उसका स्मेल दोनों अप्रिय हो जाते हैं, मीन्स पसंद लायक नहीं होता है। आप देखोगे कि कुछ तेल से तला हुआ सामान है, जैसे पकौड़ा मान लेते हैं, और उस पकौड़े को लंबे समय तक ऐसा ही छोड़ दोगे तो उसका कुछ दिनों बाद उसका टेस्ट भी और उसका स्मेल दोनों खराब लगता है और इसी का नाम होता है विपरीत गंधिता। तो विपरीत गंधिता से बचाव के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि हम लोग अगर चाहें जब जितने भी पॉलीथीन में कुरकुरे मिक्सचर वगैरह आता है तो उसकी गंधिता से बचाने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर जाता है, उससे क्या होता है कि वो उपचयित होने से बच जाता है। और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसके कारण हम विपरीत गंधिता से खाना को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका, बाकी जितना भी नोट्स होगा उसको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।